अर्थव्यवस्था कोमा में पड़ी हुई थी, खजाने खाली पड़े हुए हैं। तो पूरा देश इस बात को जानता है और देश के साथ संवाद चल रहा है कि किस अर्थव्यवस्था, किस हालत में हमको देश मिला, किस हालत में हमको अर्थव्यवस्था मिली, किस हालत में हमको डिफेंस फोर्सेस मिली, किस हालत में हमको सारे सेक्टर, सब पूरा देश जानता है। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम किस तरह से अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और जनता, हमारे देश की जनता जो है उससे कम उसको कष्ट लगे, इतना जरूर है। जब 3 साल से कोई सरकारी नहीं थी, खजाने खाली हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर ये जनता को समझाएंगे, जैसे रेल में किराए की बढ़ोतरी के बाद उन्होंने कहा कि जनता तय करे उन्हें अच्छा रेल चाहिए या सुविधाएं चाहिए या फिर खराब रेल चाहिए, वैसे शायद बजट के साथ भी होगा। पुरंजय, एक सवाल ये कि नरेंद्र मोदी की एक इमेज गुजरात में ये रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर देते हैं। क्या वो खजाना सरकार के पास अभी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे जिससे आम आदमी को फायदा हो, और क्या प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बाजार ऐसा तैयार है? क्योंकि पिछली सरकार से तो बाजार का भरोसा उठा हुआ था। देखिए, ये समय बताएंगे कि सचमुच ये बुनियादी ढांचा कैसे, सड़क बोलिए, बिजली का कारखाना कहिए, ये पीने का पानी बोलिए, बिजली, सड़क, पानी, ये बहुत ही ये आसान काम नहीं है और केंद्र सरकार अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका राज्य सरकार का मदद भी चाहिए। अगर भूमि अधिग्रहण से शुरू करके बहुत कुछ, और सिर्फ जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी पार्टनरशिप लाना पड़ेगा। तो ये आसान काम नहीं है। ये समय बताएंगे कितने आगे वो बढ़ पाएंगे। मेरा और कुछ कहना है, देखिए अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का सरकार ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जो पिछले कांग्रेस सरकार नहीं। आप कितने दिन कांग्रेस सरकार का आलोचना करेंगे? आप कह रहे कि हाँ, उन्होंने कहा कि रेल भाड़ा बढ़ा दो, तो आपने बढ़ा दिया। चुनाव खत्म हो गया, डीजल का कीमत बढ़ गया। देखिए, आज जो सबसे बड़े हमारे सामने जो समस्या है, एक साइड में है सब्सिडीज 3F के ऊपर, फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर, जो खाद, जाता है। ये करीब 5 लाख करोड़ आसपास निकल जाते हैं इसमें। और साथ साथ जो 5 लाख करोड़ जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देते हैं, वो जो स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेस फॉरगॉन, तो ये आप सब्सिडीज नहीं कहते, अनुदान नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ये कंसेशन है, ये इंसेंटिव्स है, लेकिन है वो भी सब्सिडी। असली बात है ये जो बिटर मेडिसिन, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ये सब बात चल रहे, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि यही कॉर्पोरेट सेक्टर मोदी जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को काफी मदद कर रहा है। तो सिर्फ ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है, ये सिर्फ आम आदमी के ऊपर पड़ेगा या ये जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके ऊपर भी पड़ना चाहिए? ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अमूमन जो टैक्स का स्लैब है, जैसा आप कह रहे थे कि आम आदमी जितना टैक्स पे करता है वो इतना नहीं है, जो ज्यादा पैसा आना चाहिए वो कॉर्पोरेट से आना चाहिए, लेकिन वहां रियायत मिल जाती है। क्या मोदी जी, जिनको ये कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उनको बढ़ावा दे रहा था कि वो पीएम के पद पर पहुंचे, माहौल बदलें, उस कॉर्पोरेट सेक्टर को नाराज कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं कि वहां से कम रेवेन्यू जनरेट हो? देखिए, इस समय जो भारत की आगे जो समस्या है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ नेगेटिव है। आप कैसे अपने उद्योगों को, ग्रोथ को आप रिवाइव करेंगे? क्योंकि आप ये मत भूलिए कि आज आपके जो रूरल एरिया से भी जो आदमी है वो लोग शहरों की तरफ चल रहे हैं। तो आपके जो औद्योगिकरण को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए उनको क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या इंसेंटिव चाहिए, तो सरकार को बड़ा सोच के वो इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और पीछे कुछ सालों से जो देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना हुआ है, तो जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिया, तो उस मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब तक जैसे ही इन चीजों का विकास शुरू होगा, उससे एक नई एम्प्लॉयमेंट के मौके शुरू होंगे, तो उससे आप एक बार फिर दोबारा उसको ऐसे में क्या सरकार के लिए 2 चुनौतियां हैं, एक तो पैसा कमाना और फिर खजाने से उसको खर्च करने का बैलेंस बनाना, और साथ ही आम आदमी को कितना फायदा पहुंचाएं और कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना फायदा पहुंचाएं, इसके बीच भी शायद बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपका कहना उचित है और हर सरकार को वो करना ही चाहिए। कारण बजट जो बनता है वो पूरी जनता के लिए होता है। हमारे जो 120 या 125 करोड़ लोग हैं, और सबके लिए होना चाहिए, एक ही सेक्टर के लिए नहीं हो सकता। वो उसमें तो कोई दुमत हो ही नहीं सकते। पर मैं थोड़ा सा एक अलग विषय में बात करना चाह रहा था, वो ये है कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ कम हो गया था 5% से कम, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम कर दिया था। कहाँ हम एक जमाने में 38% थे और अब कहाँ हम 28% पे आ गए थे। अब उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण जरूर ये था कि हमारे देश में लोगों को लगना शुरू हो गया था, भारत के पूंजीपतियों को, बाहर के पूंजीपतियों को, कि यहाँ पे
सरकार ठोस सरकार नहीं चल रही, कोई कदम सरकार अच्छे नहीं ले रही, जिसके कारण हम यहाँ पे पैसा लगाएं। सबसे बजट के अलावा, बजट का तो महत्व है ही, बजट के अलावा जिसे अंग्रेजी में गवर्नेंस कहा जाता है, मेरे हिसाब से गवर्नेंस के ऊपर अभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी 20-25 दिन में जो हुआ है, आपको लगता है वो सेंटिमेंट बन पाया है बाजार का कि मोदी जी के समय में लाल फीताशाही नहीं झेलनी पड़ेगी, जैसे कुछ चीजें जो हैं? बिल्कुल लग रहा है जी। अगर आप देखेंगे मोदी जी के आने से पहले ही आप कैपिटल मार्केट देखेंगे, उसके ऊपर इक्विटी मार्केट देखिए कितना फर्क पड़ा। उसके बाद जो देख रहे हैं ट्रेंड तो है, ऊपर नीचे तो ये चलता ही है, थोड़ा बहुत ट्रेंड वैसी की वैसी है, पर उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे भारत में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वो आप देख ही रहे हैं। दुनिया भर के लीडर्स मोदी जी को फोन कर रहे हैं, मोदी जी को न्योता दे रहे हैं, आप हमारे देश में आइए, हमसे आर्थिक और पॉलिटिकल संबंध बढ़ाइए। जो एक चुनौती सरकार के पास होगी कि या एक मौका होगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उनको कम करे और शायद उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाए। नहीं, उनको कम वो मोदी जी कैसे कर सकते हैं? कोई मैजिकल वेंट से कम नहीं हो जाएंगे। वो बैंकों की जो एक रिफॉर्म्स चाहिए उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे कि एनपीएस कम हो, बैंक से एक स्ट्रांग फुटिंग पर आए। ये तो नहीं कि आप राइट ऑफ कर दीजिए या सेल ऑफ कर दीजिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कैप यहां से उठाया तो कैप दूसरे उस पर डाल दिया, कैप यहां से उठाया दूसरी तरफ डाल दिया कैप, तो वो मोदी जी तो वो तो वहीं के वहीं प्रॉब्लम रहेगी। ये एनपीएस ये कहां से आएगा पैसा? ये जो बात कर रहे थे उस पर कि एक क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक आम आदमी पर ही बोझ डालना जरूरी है? क्या दूसरे ही हमारे पास रास्ते नहीं है? क्या जो हमारा उद्योग जगत है उनके पास क्या इतना धन नहीं है कि जब हम लिस्ट में देखते हैं कि ये मिलियनियर्स जो हैं, इंडिया के इतने ज्यादा मिलियनियर्स हैं वर्ल्ड में, क्या उनका कंट्रीब्यूशन कंट्री की ग्रोथ में नहीं होना चाहिए? सर, क्या एक आम आदमी पर बोझ डालकर, एक किराया बढ़ाकर या इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ाकर उसके पैसे से क्या चलेगी सरकार? या रूरल रिच जो है बड़े कड़वी दवा पीनी है तो मोदी जी एक कड़वी दवा ये भी पिए कि रूरल रिच को भी टैक्स करें, सभी रिच को टैक्स करें, सुपर रिच सभी टैक्स होने चाहिए, तो रूरल रिच को भी टैक्स करें। अब देखना होगा ये होता है कि नहीं। कड़वी दवा पिए नहीं, पिलाएं, सबको पिलाएं। मैं एक इतना कहना चाह रहा था, आपने पूछा कि दूसरे कोई मार्ग नहीं है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पिछले 2-4 दिन से हमारे वर्तमान पत्र भरे हुए हैं कि सरकार ने निर्णय ले लिया कि बजट से पहले ही 8-10 पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे पैसे रेज किए जाए। माहौल बढ़ा हुआ है, मार्केट का बात कर रहे थे। ये अच्छा मौका है कि सरकार, जो पिछली सरकार 2-3 साल से नहीं कर पाई, उन सब कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा ले। और जो कहा गया, जैसे अभी कहा गया था, बैंक्स को कोई जरूरत नहीं है कि सरकार पैसा लगाती रहे, सरकार उसमें प्राइवेट सेक्टर को आने दे कि जिसके अंदर से उनको सरकार को पैसा मिलेगा, पैसा लगाने की जरूरत नहीं। तनेजा साहब, एक बात ये भी है, माफ कीजिएगा मुकेश नायक साहब, कि एक बात ये भी है कि सरकार अगर लोकसभा में रिफॉर्म्स लाने की बात करे और वहां उसके पास मेजॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको एक चुनौती राज्यसभा की भी पार करनी होगी। क्या अगर सरकार रिफॉर्म्स के लिए जाती है, कड़वी दवा पिलाती है, तो क्या आपका समर्थन सरकार के पास होगा राज्यसभा में? देखिए, ये चुनौती कांग्रेस के सामने भी थी। राज्यसभा में जरूर ज्यादा संख्या बल होने के बावजूद भी केंद्र में गठबंधन की सरकार थी और हमने उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी के साथ परफॉर्म किया, काम किया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पिछले 3 साल से कोई सरकार ही नहीं थी, खजाने खाली पड़े हैं, जीडीपी रेट इतना हो गया, रुपए का इतना अवमूल्यन होगा। ये तो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं जो सपने दिखाते समय बीजेपी के लोग इस देश की जनता के सामने कहते रहे। लेकिन ये है कि आप ये दर्द समझते हैं कि बाजार की हालत क्या है, आप इसको झेल चुके हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप सरकार के साथ खड़े होंगे या इसका विरोध करेंगे अगर सरकार रिफॉर्म्स के लिए जाती है, कड़े फैसलों के लिए जाती है? देखिए, हमने किसी ऐसे परिवर्तन का कभी विरोध नहीं किया जो जनोन्मुखी है, जनता को एक सकारात्मक दृष्टि से स्पर्श करने वाला है। मैं इनके एक निर्णय के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 40% कर दी। अब इन्होंने ये सोचा नहीं कि भारत के आम उपभोक्ता